नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ये स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि सर्वे का अपन थर्ड लाइट चल रही है। अब थर्ड लाइट के अंदर भी कल हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थर्ड लाइट के बारे में जान लिया था और उसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में जाना था उससे संबंधित। और आज बची कुछ डेफिनेशन जो उससे संबंधित एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि एग्जाम में पूछ जाती है, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज अपन बाकी बच्चे कुछ चर्चा करेंगे। और अब सर्वे एंडिंग पर लगभग अब इसके बाद मोस्ट ट्रैवर्सिंग और जो अपना ट्रैवर्सिंग रह रहा है, खराब रह रहा है। और जो एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है वो मैंने कहा था एस्टिमेट में, और इसमें कॉमन रहने वाला है, जो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या है कि इससे संबंधित एक नेक्स्ट चैप्टर अगला हो जाए टेकोमीटर, वो मैं इसके साथ लेके चलूँगा। उसमें क्या होता है, बस टेकोमीटर में भी क्या होता है कि थर्ड लाइट यूज होता है, उसमें बस स्टेडियम मिला दिया जाता है, जिससे अपन क्या होता है स्टेडियम जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस के मापने के भी काम आता है। तो उसके लिए अपन ने मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट डी बराबर के एस प्लस सी वाला फॉर्मूला जो मैंने बात करी थी, वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपन और कर लेंगे। तो इसके बाद जस्ट पहले वही चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कल अपन थर्ड लाइट के बारे में, बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, अब एक डेफिनेशन है ट्रांजिस्टिंग। क्या डेफिनेशन है? ट्रांजिस्टिंग, या इसको प्लंगिंग भी बोलते हैं, या इसको प्लंगिंग भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टिंग ये क्या होती है कि थर्ड लाइट के टेलीस्कोप को कहाँ लगा हुआ होता है, कहाँ नहीं लगा होता है, कल देख लिया था, अच्छी तरह समझ लिया था। थर्ड लाइट के टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में घुमाना ट्रांजिस्टिंग कहलाता है। ट्रांजिस्टिंग क्या कहलाता है कि थर्ड लाइट के टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में घुमाना, मूव कराना ट्रांजिस्टिंग कहलाता है। ठीक है, वहीं स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे ध्यान रखना, स्टार लगा कर लिखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। दोनों चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाती हैं। स्विंग और टेलीस्कोप क्या होता है कि किसी भी थर्ड लाइट को वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ट्रांजिस्टिंग और स्विंगिंग। तो स्विंगिंग से देखो क्या आपको याद करने का तरीका क्या है, स्विंगिंग अपन लेट के ही करते हैं, या स्विंग सोना आराम करना, स्लीपिंग अपने कहते स्लीपिंग कर रहा है, स्लीपिंग से स्विंगिंग बना लो, बस याद है। और स्लीपिंग कैसे करते हो, लेट के करते हो, तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो बस आपको ये, क्योंकि आपको दोनों चीज़ याद तो रहेंगी, ट्रांजिस्टिंग और स्विंग और टेलीस्कोप क्या याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा कि जो टेलीस्कोप है वो घूम रही है। अब कौन सी प्लेन में घूम रही है वो अपने को याद नहीं रहेगा, तो वो आपको एक याद करना है स्विंग का, उसका अपोजिट अपना भी हो जाएगा। स्विंग आपने कहा था स्लीपिंग आराम से रेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में, स्विंगिंग क्या हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में 180 डिग्री घूमती है स्विंग, तो वो क्या होता है 180। स्विंग टेलीस्कोप अगर वहीं वो वर्टिकल प्लेन में, तो ये कहाँ पर है वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो वर्टिकल प्लेन में। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्विंगिंग और ट्रांजिस्टिंग। याद हो गई यहीं कि आपको साथ साथ बराबर इसको मैं लिख के लिखा था, तो टाइम यही लेक्चर इतना सा मैटर का 1.5-2 घंटे लेक्चर चला जाता कि मैं लिखता और टाइम लिख रहा होता। अब आप लिखते जाओ साथ साथ और समझते जाओ, याद भी हो गया। स्विंगिंग क्या होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, टेलीस्कोप का हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाओ, ट्रांजिस्टिंग वर्टिकल प्लेन में घुमाओ। अब नेक्स्ट है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब अपने ऑब्जेक्ट को देखना, ऑब्जर्वेशन करना। तो उसके लिए फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखो यदि थर्ड लाइट पर रीडिंग लेते समय हम रीडिंग ले रहे हैं, तो थर्ड लाइट का जो वर्टिकल सर्किल होता है, जो ऊपर लगाया बताया था मैंने, किसके जस्ट टेलीस्कोप के बगल में लगा हुआ होता है, जस्ट टेलीस्कोप के बगल में लगा हुआ होता है। तो उसके वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वेयर के, जो मैं हूँ रीडिंग ले रहा हूँ, अगर वर्टिकल सर्किल मेरे किस साइड हो, लेफ्ट साइड हो, मैं अगर थर्ड लाइट मान लीजिए कि मैं थर्ड लाइट से रीडिंग ले रहा हूँ, तो जो वर्टिकल सर्किल है वो मेरे क्या लेफ्ट साइड में हो, वो कहाँ हो लेफ्ट साइड में हो, तो उसे क्या बोलेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। यही मैं कहूँ कि फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा भाई आपका, फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, फेस राइट वही कहो सर, कोई बात नहीं सर उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, हमें याद हो गया। फेस राइट ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो वही वर्टिकल सर्किल मेरे कहाँ पर हो, राइट में खड़ा हो, राइट में लगा हो, राइट में आ जाए। जब वर्टिकल सर्किल ऑब्जर्वर के कहाँ आ जाए, राइट साइड में हो, तो इसे फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सारे जितने भी पॉइंट रह जा रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं,
एक भी ऐसे लाइन से नहीं जैसे क्वेश्चन नहीं बना हुआ, हर लाइन से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ हर लाइन से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। फेस राइट ऑब्जर्वेशन हो गया। अब है नेक्स्ट नॉर्मल टेलीस्कोप और इन्वर्टेड टेलीस्कोप। नॉर्मल टेलीस्कोप और इन्वर्टेड टेलीस्कोप, इसमें आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड से याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो वर्टिकल सर्किल है जो क्या हो, फेस लेफ्ट हो और बबल अप हो। फेस लेफ्ट हो वर्टिकल सर्किल के, फेस लेफ्ट हो, और जो बबल एल्टीट्यूड बबल है क्यों, तो वो कहाँ हो, वो अप हो। तो कौन सा होगा आपका, ऐसे सेटअप को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेलीस्कोप। जब हमारा वर्टिकल सर्किल क्या हो कि साइड फेस लेफ्ट हो और बबल अप हो, तो हम ऐसे सेटलमेंट को, ऐसी सेटिंग को टेलीस्कोप की नॉर्मल टेलीस्कोप बोलते हैं। वहीं इसका विपरीत इन्वर्टेड, जब फेस राइट हो और बबल डाउन हो, फेस राइट बबल डाउन इन्वर्टेड। नॉर्मल टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, फेस लेफ्ट बबल अप नॉर्मल टेलीस्कोप, फेस लेफ्ट बबल अप नॉर्मल टेलीस्कोप। और वही इन्वर्टेड टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, फेस राइट बबल डाउन, फेस राइट बबल डाउन। बस इतना तो याद रखो, वहीं पूछेगा आपसे, इन्हीं से 2 वर्डों से आपको क्वेश्चन पकड़ना है और आपको एग्जाम में निकालना है, ठीक है। फिर आपका क्या नेक्स्ट है, डबल साइटिंग क्या होता है कि एक बार अपन ने रीडिंग ऐसे पढ़ ली, फिर टेलीस्कोप घुमा के वापस दोबारा ऐसे पढ़, मतलब उधर से पढ़ ली। तो हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल एंगल को लेफ्ट व राइट ऑब्जर्वेशन से पढ़ना। हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को लेफ्ट व राइट दोनों से क्या पढ़ना, ऑब्जर्वेशन करना। क्या कहलाता है आपका, डबल साइटिंग कहलाता है। डबल साइटिंग क्या कहलाता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को लेफ्ट राइट ऑब्जर्वेशन से पढ़ना डबल साइटिंग कहलाता है। इतनी सी बात ये थी आपकी थर्ड लाइट से संबंधित कुछ डेफिनेशन। जिसमें अपन ने कल पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था अपन ने, कल अपन ने बबल ट्यूब के बारे में जाना था, ठीक है, वो अपन लेवलिंग में ही पढ़ चुके थे। और टेलीस्कोप के बारे में जाना था, टेलीस्कोप की लाइन ऑफ साइट के बारे में जाना था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बारे में जाना था, डायफ्राम के बारे में जाना था, आई पीस ऑब्जेक्ट पीस के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने थर्ड लाइट को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पढ़ा था, वर्टिकल एक्सिस को पढ़ा था, ठीक। और अपन ने बेस प्लेट, मैन प्लेट, वर्नियर प्लेट, क्लैंप स्क्रू, ये सब पढ़े थे। उसके बाद आज अपन ने बच्चे की डेफिनेशन की थी, क्या की थी, ट्रांजिस्टिंग किया था, स्विंगिंग की, फेस लाइट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल टेलीस्कोप, इन्वर्टेड टेलीस्कोप और डबल साइटिंग। ये सब डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जाती है। ये किससे संबंधित है, ये आपके थर्ड लाइट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित सारे डेफिनेशन हैं जो आपको सारे थर्ड लाइट से संबंधित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थर्ड लाइट को समझ लिया हमने, कुछ चीज़ें जो रह गई आप उस बुक में आपके थ्योरी दे रखी होगी, पहले वो डायग्राम दे रखा होगा, उसको वहाँ भी देखो, कुछ पॉइंट आपको वहाँ भी मिल जाएंगे कि एमसीक्यू निकालो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है। साथ साथ अपना एमसीक्यू और निकालेंगे जब और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ट्रांजिस्टिंग, स्विंगिंग, फेस राइट ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल टेलीस्कोप, इन्वर्टेड टेलीस्कोप, डबल साइटिंग हो गया। अब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट से संबंधित बात होगी। थर्ड लाइट क्या क्या काम करने आ रहा था कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल नापने के लिए आ रहा था काम, वर्टिकल एंगल आ रहा था, और सर्वे की किसी लाइन को आगे बढ़ाना हो, परलॉन्गिंग ऑफ द लाइन उसको आगे बढ़ाना हो, तो भी हमारा थर्ड लाइट यूज़ करने का काम आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। अब थर्ड लाइट को फील्ड में काम कैसे लेंगे, ये थर्ड लाइट से संबंधित समझ गए बात। थर्ड लाइट से संबंधित मैटर हम समझ गए कि डेफिनेशन जो होती है उसको थर्ड लाइट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि सर लोअर प्लेट के आधार पर थर्ड लाइट को आप कैसे इन्फॉर्म करोगे, लोअर प्लेट के आधार पर। ये राजस्थान जेई बीटेक से 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान जेई के डिप्लोमा बेस पे था, बीटेक बेस पे आया था कि थर्ड लाइट को किस आधार पर बताया जाता है, थर्ड लाइट का जो मेजरमेंट है वो किस आधार पर बताया जाता है, लोअर प्लेट, अपर प्लेट या लेंथ या वेट, किसके बारे में बताता है। तो क्या बताओगे, लोअर प्लेट के डाया के अनुसार बताया जाता है। जो कोई चीज़ बात है मैं लिखा नहीं पाता हूँ तो बोलता हो तो उसे भी लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। जैसे कोई बात में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो उसको बोलूँ, उस लाइन को ऊपर टॉप पे नोट डाल के लिख लिया करो। तो वैसे मैं लगभग चीज़ आपको लिखाई देता हूँ। तो लोअर प्लेट के अनुसार डिजाइन किया जाता है। और थर्ड लाइट का डाया कितना होता है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में इसके डाया अपन देते हैं। और इसका लीस्ट काउंट कितना बताया था आपको सर, 20 सेकेंड और 1 सेकेंड, ऑप्टिकल का 1 सेकेंड, वर्नियर का 20 सेकेंड। अब थर्ड लाइट को टेम्परेरी एडजस्टमेंट, थर्ड लाइट का
टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डालोगे नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट क्या होता है भाई, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टेशन पर सेट कर देने के बाद, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन पर सेट कर देने के बाद रीडिंग लेने से पहले किया गया प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या कहलाता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहलाता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्यों कहते हो, क्योंकि वहाँ थर्ड लाइट को परमानेंटली थोड़ी जमा रहे हो भाई। अपन कहीं पॉइंट पे जाते हैं, स्टेशन पर जाएंगे, रीडिंग लेने जाते हैं, तो क्या आप वहाँ थर्ड लाइट को परमानेंट जमा लेते हो कि हाँ भाई परमानेंट जम गया, तो इसलिए बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। अब क्या क्या होता है देखो टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट सबसे पहले देखो ये स्टेप पूछता है आपसे पूछेगा थर्ड लाइट के टेम्परेरी जो एडजस्टमेंट का क्रम है वो कैसा है। तो दिक्कत कहाँ आती है, अपन लेवलिंग के ऊपर सेंटरिंग नीचे, जैसे अपन ने प्लान टेबल में किया था, क्या किया था, लेवलिंग, सेंटरिंग और फिर आपने क्या किया था, ओरिएंटेशन, LCO। ये किया था लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन किया था। और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या किया था, सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन। तो इसी तरह आपको वहाँ पे गलती ना हो, इसलिए हर चीज़ को आपको अलग अलग करके दिमाग में फोल्डर बना के याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस चीज़ में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखो टेम्परेरी एडजस्टमेंट और थर्ड लाइट में क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करेंगे। कि भाई इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करेंगे मतलब ट्राइपॉड पर रखा इंस्ट्रूमेंट को, ये सेटिंग करी, ये सेटिंग करने का मतलब इंस्ट्रूमेंट को लिया, ट्राइपॉड लगाया, ट्राइपॉड पे इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, ये मान लीजिए थर्ड लाइट को रख दिया इंस्ट्रूमेंट को। अब सेटिंग हो गई, अब इसकी सेंटरिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेंटरिंग, थर्ड लाइट की जो सेंटरिंग किस पॉइंट से नापना है, तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ से सेंटरिंग करेंगे, इसकी सेंटरिंग कर देंगे। ये अपना पॉइंट का सेंटरिंग हो गया, ये अपनी सेंटरिंग हो गया। अब देखेंगे अपन लेवलिंग और थर्ड लाइट। अब ये थर्ड लाइट जो मेरा है आँका बाँका टेढ़ा तो नहीं है कहीं किधर उधर, तो तीनों चीज़ों को अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, बबल ट्यूब की सहायता से। और कैसे करते हैं, 2 बबल ट्यूब पैरेलल लेके और ट्यूब के और स्क्रू को घुमाओगे, या तो इस दोनों स्क्रू को अंदर ले जाओगे या दोनों स्क्रू बाहर। ये आपने कॉलेज के अंदर सीखा होगा, अपने फिर उसको परपेंडिकुलर लेके करोगे, एक बार पैरेलल लेके फिर एक बार दोनों के परपेंडिकुलर लेके काम करोगे। किसी में 4 स्क्रू भी होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं, मैक्सिमम चांस में 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करने में फिर क्या करोगे, इसकी लेवलिंग क्या होगी, इसकी बबल ट्यूब की सहायता से क्या करेंगे अपन, लेवलिंग करेंगे। और हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल कब हो जाएगा, जब बबल ट्यूब का बबल जब सेंटर में आ जाएगा। जब बबल ट्यूब का बबल कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। सेंटरिंग हो गई, लेवलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। थर्ड लाइट मेरा रेडी है, तैयार, अपने फोकस के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए रेडी है, मेरा तैयार है। बस अब मुझे बंदूकें चलानी है, आप रेडी एकदम, आप एकदम तैयार हो रीडिंग लेने के लिए, आपको सिर्फ तैयार। अब उससे पहले क्या करोगे आप, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस। आप जो क्या करोगे, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस, कि आप देखोगे कि मेरे फॉक्सिंग स्क्रू वगैरह हैं जो अंदर के वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस। उसमें क्या करोगे कि फॉक्सिंग ऑफ द आई पीस को देखोगे फॉक्सिंग करके कि मेरे आई पीस काम कर रही है कि नहीं कर रही, बढ़िया। फिर फॉक्सिंग ऑफ द फॉक्सिंग स्क्रू कहाँ होते हैं, आई पीस कहाँ होता है, ये सब चीज़ें अब आपको दिमाग में बिल्कुल भी चलना चाहिए। कल ही आपने इसके बारे में ताज़ा पढ़ा हुआ है, अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। आई पीस क्या है, फॉक्सिंग स्क्रू क्या है, वहाँ कौन सा लेंस यूज़ किया जा रहा है, आई पीस कहाँ पे लगती है, डायफ्राम कहाँ पे लगता है, ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग में वैसे ही ऑलरेडी चलनी चाहिए। अब तो बस आई पीस, फॉक्सिंग स्क्रू, ऐसे वर्ड नाम आते हैं आपके दिमाग में, क्वेश्चन चल जानी चाहिए बस ये चीज़, ठीक है। सर ने क्या बात कही, तो आपसे टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करें, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अब देखो इसके अंदर डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसमें सेटिंग करके आई डलवाऊँ कि हम इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, ट्राइपॉड पर रख लेते हैं, फिर इसको सेट कर देते हैं, ये सब काम का है डिग्री डिप्लोमा के अंदर। जब आपके सर्वे की डिग्री डिप्लोमा चलेगी क्लासें, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं डिटेल बताऊँगा। जैसे पिछले चैप्टर में लेवलिंग में, प्लान टेबल सर्वे में मैं बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करता हुआ चला आया। क्यों, क्योंकि वहाँ से कोई क्वेश्चन ही नहीं आना है, क्या फायदा है उसको लंबे चौड़े नोट्स बनाने से, कोई मतलब नहीं है। और समय भी अपने पास 2 से 3 महीने हैं, तो लंबे चौड़े जितना ज़रूरत है उतना पढ़ो, उसके बाद अपन बाकी MCQ से कवर करेंगे। हाँ, तो डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल की क्लासों में आपने डिप्लोमा 3rd ईयर में, बीटेक में डिटेल में पढ़ी है सब चीज़ें, बस एग्जाम में अभी यही आएंगी। तो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ो और साथ में MCQ निकालो बस।
जितने हो सकते हैं एमसीक्यू निकालो। फिर कहता हूँ जितना जोर दिया करो एमसीक्यू पे दिया करो, थ्योरेटिकल पार्ट पे कम, थ्योरेटिकल थ्योरी प्लस एमसीक्यू, यही अपना मेन है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। थ्योरी कितनी रट लो, आपको क्या पता चलेगा मुझे कितना याद हो रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कितना मालूम कब चलेगा, तो आप एमसीक्यू निकालोगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने याद कैसे किया है और एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है, वो मैटर करता है एमसीक्यू से। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको डिटेल में पढ़ने जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा टेम्परेरी एडजस्टमेंट के क्रम कौन से हैं, तो आपको बताना है। पहले सेटिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर एलिमिनेशन करते हैं। चारों में क्या क्या होता है वो अपन ने अभी देख लिया कि सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग अप करते हैं, ट्राइपॉड लगाया, अपने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सेंटरिंग कर देते हैं। सेंटरिंग को आपने कलम बॉक्स से सेंटरिंग करना अच्छी तरह सीखा हुआ है, प्रिज्मेटिक कंपास, इसमें कंपास सर्वे में, लेवलिंग में अपन ने अच्छी तरह सीखते आ रहे हैं। फिर लेवलिंग क्या कैसे करते हैं, लेवलिंग के अंदर समझे, अब बबल ट्यूब की सहायता से अपन लेवलिंग कर लेंगे, बबल ट्यूब कैसे काम करता है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी होती है, तो वो सब लेवलिंग के चैप्टर में आप देख लोगे, आप वही चीज़ सेम यहाँ है, उसकी कैसे निकालनी होती है, वही फार्मूला आपको याद रखना है, DSLR बस, या M, यही फार्मूला, ये किसकी सेंसिटिविटी का फार्मूला है, जो आपको मैंने लेवलिंग बता दिया था। D का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, अल्फा यहाँ पर क्या है, वो सब आपको लेवलिंग के लास्ट चैप्टर में बताया हुआ, लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ जाके आप रिसीव कर लो अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इस पर, और वरना इसकी सेंसिटिविटी पूछता है बस, इसके अंदर क्या भरा होता है, अल्कोहल ईथर भरा हुआ होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले। चलिए यहाँ हो गई ये बात, ये हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया, यहाँ हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट भी हो गया। अब बात करते हैं अपन, चलिए तो अब आपने वो डेफिनेशन पढ़ ली, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के कुछ मेथड हैं, विधियाँ हैं, उनको पढ़ लेते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि जो वीडियो इरेगुलर हो रही है कई दिनों से, अभी 2-4 दिनों से आपकी, वो नेट प्रॉब्लम और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लासें मिस हो रही हैं, तो उसका थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए आप, वो क्लासें भी बहुत जल्द रेगुलर हो जाएंगी एकदम। थोड़ी सी अभी क्या है, इधर उधर आने जाने से और कुछ नेट की प्रॉब्लम से क्लासें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उसी पे काम चल रहा है और क्लासें एकदम रेगुलर हो जाएंगी, बस इसी चीज़ पे काम चल रहा है। ठीक है, और जो क्लासों आप सोच रहे हो कि जो क्लासों का टाइम मिस हुआ है, जो जिस दिन क्लासें नहीं आ पाई हैं, तो उन सब की रिकवरी होने के बाद अभी थोड़े दिनों बाद क्या होगा, डबल क्लास लग जाएंगी आपकी, सुबह मॉर्निंग में भी क्लास चालू हो जाएगी और इवनिंग में भी क्लास चालू हो जाएगी, तो उसकी कवर वहाँ से हो जाएगा। और संडे को भी ऑफ कर देंगे, संडे जैसे अभी संडे छुट्टी रह रही है, तो संडे पे भी जल्दी काम हो रहा है। संडे पे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक अलग सब्जेक्ट जो थ्योरी का है उसको अपन संडे पढ़ेंगे, या हो सकता है संडे अपन MCQ करें, तो इस पर भी काम चल रहा है। जैसे जैसे उस पर बात चल रही है, जैसे प्रोसेस होगी, जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा, अपन धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस सबसे बड़ी बात है आपकी तरफ से जो सपोर्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अगर कोई मैटर नहीं मिल रहा है, सिर्फ कितने बीच कोई शेयरमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल भी आपकी तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं है जिससे आप होना चाहिए। प्लीज़ इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखिए कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये चैनल हमारा नहीं, आपका चैनल है, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमें काम करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है कि आपका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन अभी कई दिनों से जो चैनल पर रिस्पांस आना चाहिए वो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि रिस्पांस अच्छा आ रहा है। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हम जुड़े हो, वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चलता है, इस पर अगर कोई चीज़ है तो उस पर भी आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ का भी संपर्क कर सकते हो, बट सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ओके, चलो अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे बात में। आपने अभी क्या पढ़ लिया था, आपने कि कोई डेफिनेशन पढ़ ली थी थ्योरेटिक से संबंधित। अब अपन बात कर रहे थे इसमें कि हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के मेथड, हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के मेथड, रिपीटिशन मेथड और इटरेशन मेथड। ये आपने डिप्लोमा के अंदर और बीटेक के अंदर जब किया था, जब वहाँ पे डिटेल में पढ़े थे, वहाँ पर आपने ये डिटेल में पढ़े थे। लेकिन यहाँ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं पर्पज़ पे काम करेंगे, फालतू नोट्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए रिपीटिशन मेथड से कौन कौन से एरर अपन खत्म कर सकते हैं। त्रुटि को इंग्लिश में लिखा जाता है एरर। ठीक है, एरर एलिमिनेट, अपन कौन कौन से एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। भाई एरर आप आराम से पढ़ चुके हो, चैन सर्वे के अंदर, आप प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के अंदर, वहाँ पर आपने जो भी एरर पढ़ी थी, तो यहाँ भी अपन अगर पढ़ेंगे तो एंगल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। किस लिए आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एरर आ सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल होती है, तो थोड़ी बहुत एरर तो रह ही जाएगी एंगल निकालने में। तो आप उस एरर को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, और किस किस कारण से एरर आ रही है, तो वो अपन देखते हैं। तो रिपीटिशन मेथड के अंदर
पुनरावर्ती विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावर्ती विधि, और इसको बोलते हैं पुनरुक्ति विधि, रिट्रेशन मेथड और रिपीटिशन मेथड। रिपीटिशन मतलब रिपीट हो रहा बार बार, पुनरावर्ती विधि। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एकदम नोट्स आपके एकदम आपकी ही लैंग्वेज में लिखाए हुए हैं, ताकि आप एक बार पढ़ भी लोगे, मैं नहीं बताना चाहता, आप एक एक लाइन पढ़ भी लोगे तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। देखिए, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण आई एरर, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण आई एरर को बोथ वर्नियर रीडिंग से, वर्नियर की दोनों रीडिंग, वर्नियर के वीए पार्ट से भी वीबी पार्ट से दोनों बोथ वर्नियर से रीडिंग लेके अपन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कौन सी? इसेंट्रिसिटी के कारण, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर आई है उसको कैसे खत्म कर सकते हो? बोथ टेक वर्नियर, मतलब वर्नियर के दोनों साइड से रीडिंग लेके, वर्नियर के दोनों साइड से रीडिंग लेकर अपन क्या कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी की एरर को खत्म कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या था, वर्टिकल एक्सेस जो होती है ऊपर प्लेट की और नीचे वाले बेस प्लेट की, उनकी एक सेम नहीं होती है, एक डायरेक्शन में जब थोड़ी बहुत डिफरेंस अलग हो जाता है तब ये एरर आने की संभावना होती है। और इस एरर को खत्म कैसे करेंगे? बोथ टेक वर्नियर रीडिंग से। किससे? बोथ टेक वर्नियर रीडिंग से। तो आप बस ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात को, आपको याद हो जाएगी। बोथ टेक वर्नियर, इसेंट्रिसिटी, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर आ रही है वो किससे खत्म होगी? बोथ टेक वर्नियर से। अभी आपसे ही पूछूंगा ये चीजें। फिर लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन क्या होती है, ये आपको मालूम है। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन आपको मालूम है। तो लाइन ऑफ साइट के कारण आई एरर को अपन क्या कैसे, बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से, मतलब दोनों फेस से रीडिंग लिख के, दोनों फेस से रीडिंग लेकर अपन क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ साइट के कारण आई एरर को खत्म कर सकते हैं। एग्जाम में लाइन ऑफ साइट ना देके लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन भी दे सकता है। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन में क्या फर्क होता है, ये इस चीज को आप जानते हो, ये चीज को आप जानते हो। लाइन ऑफ साइट के कारण आई एरर को बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से समाप्त किया जा सकता है। अब तीसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, मैन स्केल प्लेट के कारण। मैन स्केल की प्लेट, मैन स्केल प्लेट कौन सी होती है? वही सर लोअर प्लेट। उसी के अनुसार अपन क्या करते हैं, थ्योडलाइट को बताते हैं किसके हिसाब से, लोअर प्लेट के हिसाब से बताते हैं, जिसको मैन प्लेट भी बोलते हैं। जिसे अगर इसका डायमीटर कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। तो मैन स्केल प्लेट के विभिन्न भागों पर पाठ्यांक पढ़ने से प्लेट पर अंकित पाठ्यांकों की एरर विलोपित हो जाती है। जो उसके ग्रेजुएशन का मैंने क्या बताया था, मैन प्लेट थी, इसको बेस प्लेट का था, उसके ऊपर क्या थी, वर्नियर प्लेट थी, वहां पर क्या ग्रेजुएशन छपे हुए थे, ग्रेजुएशन अंकित थे। अब इस ग्रेजुएशन के कारण जो एरर आ रही है, जो ग्रेजुएशन छपे हुए हैं, ग्रेजुएशन के कारण जो एरर आ रही है उसको अपन क्या करेंगे, विभिन्न भागों पर पाठ्यांक पढ़ेंगे, अलग अलग भागों पर पाठ्यांक पढ़ेंगे तो एरर वैसे ही समाप्त हो जाएगी, वैसे ही समाप्त हो जाएगी। अब देखो मैंने आपको 3 एरर पढ़ाई है। इसेंट्रिसिटी के कारण बोथ वर्नियर रीडिंग, लाइन ऑफ साइट के कारण बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, बोथ फेस, दोनों फेस से रीडिंग लेंगे, और विभिन्न पाठ्यांक जो ग्रेजुएशन छपे हुए हैं उसके कारण जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है कि विभिन्न भागों पर अलग अलग जगह पर रीडिंग ले लेंगे तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब नोट, अब कौन कौन सी एरर इससे अपन समाप्त नहीं कर सकते, कौन कौन सी एरर से समाप्त नहीं कर सकते? प्लेट खिसक जाने की एरर, प्लेट खिसक जाने की एरर, स्टेशन बदल जाने की एरर तथा वर्टिकल एक्सेस की एरर। देखो रिपीटिशन मेथड से कौन कौन सी एरर खत्म नहीं कर सकते अपन? एक तो प्लेट खिसक जाए आपके आपस में, एक स्टेशन की स्थिति बदल जाए, और तथा वर्टिकल एक्सेस की एरर को रिपीटिशन मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, क्या नहीं होता, वो मैंने आपको जब शुरू का थर्डलाइट का पहले लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। तो ये तो सिर्फ क्या डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं कि भाई रिपीटिशन मेथड से कौन सी एरर समाप्त नहीं की जा सकती है, कौन से, तो आपको बोल देगा वर्नियर इसेंट्रिसिटी एरर, लाइन ऑफ साइट की या प्लेट खिसक जाने की एरर, कौन सी एरर समाप्त नहीं हो सकती रिपीटिशन मेथड से। तो आपको अगर याद होगा कि कौन कौन सी विधि रिपीटिशन मेथड से अपन खत्म नहीं कर सकते एरर को, कौन कौन सी एरर को अपन रिपीट मेथड से खत्म नहीं कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली एकदम ऑप्शन सही भर दोगे। और आपसे पूछ लेगा कि बोथ वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर आ रही है, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर आ रही है उसको कैसे समाप्त करोगे? तो आपको याद है कि भाई बोथ टेक वर्नियर रीडिंग, अगर वर्नियर के दोनों साइड से रीडिंग लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसको अपन इसेंट्रिसिटी के कारण आई जो एरर है उसको समाप्त कर सकते हैं। सारी याद हो गई लगभग आपको। कौन कौन से नहीं खत्म कर सकते थे? प्लेट खिसक जाने की, स्टेशन की स्थिति बदल जाए और वर्टिकल एक्सेस की एरर। 3 एरर जो है हम इसकी रिपीटिशन मेथड से खत्म नहीं कर सकते। तो ये आपको याद हो गया। अब इसको आप एक बार लिख लोगे अपने कॉपी में तो लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं रिट्रेशन मेथड में। इसे पुनरुक्ति विधि या कई बार इसको दिशा विधि भी कहते हैं, इसको कई बार दिशा विधि भी कहते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है कि अगर जिस एंगल से, जिस बिंदु से अपना एंगल मापना स्टार्ट किया जाता है, जिस कोण से अपन ने एंगल मापना शुरू करते हैं,
लास्ट मार्कर उसी पे समाप्त करते हैं, लास्ट मार्कर उसी पे समाप्त करते हैं। देखो इसको एकदम डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी लगता है कि सर मुझे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो जनरल नॉलेज के पढ़ना है तो आपकी हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए सर्वे की गुरुचरण सिंह, और जो इंग्लिश मीडियम के लिए उसके लिए बीसी पूनमिया, इंग्लिश मीडियम में बीसी पूनमिया, इंग्लिश वालों के लिए बीसी पूनमिया जो आपने डिप्लोमा डिग्री में पढ़ी हुई है, और हिंदी वालों के लिए तो गुरु है कौन, गुरुचरण सिंह, उसमें आपको सारी चीज़ डिटेल में दे रखी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय पड़ा है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाना है, आपको कहीं खुद जाके कहीं टीचिंग करनी है, आपको कुछ ज़्यादा अनुभव, किसी को क्लासें लेनी है कहीं जाके, तो आपको अनुभव की आवश्यकता है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि कोई बच्चा कुछ पूछ नहीं ले मेरे से, तो उस चीज़ के लिए तो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ना है तो एग्जाम पर्पज से सर इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन निकालिए, कोई एक दो चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी तो वहाँ आपकी क्वेश्चन से कवर हो जाएगी, कोई एक दो चीज़ एक्स्ट्रा प्लस आएगी, वो तो मैं कितना भी थ्योरी करा दूंगा तो अभी एक दो चीज़ आपको क्वेश्चनों में एमसीक्यू में प्लस एक्स्ट्रा मिलेगी, तो वहाँ से उसको नोट कर लिया करो अपने रजिस्टर में। अब जहाँ आप नोट्स बना रहे हो, कोई क्वेश्चन एमसीक्यू निकालते हो, वहाँ कोई नई चीज़ मिली, वहाँ पे उसको नोट डाल के नई बात लिख ली, तो इसी तरह आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब रिट्रेशन विधि क्या होती है, जिस बिंदु से कोण मापना शुरू किया जाता है उसी बिंदु पर समाप्त किया जाता है, जिसे हॉरिजन क्लोजिंग कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, हॉरिजन क्लोजिंग कहते हैं। कुछ नोट डाल के कुछ एरर है अपनी, इंडेक्स एरर, कौन सी एरर, इंडेक्स एरर, इसको भी बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से खत्म किया जा सकता है, इसको इंडेक्स एरर को भी बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से समाप्त किया जा सकता है। और इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, मतलब प्लेट लेवल का जो एडजस्टमेंट है वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो, प्लेट लेवल का जो एडजस्टमेंट है, प्लेट लेवल क्या होती है, मेन प्लेट क्या होती है, वो सारा मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो प्लेट लेवल के इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट के कारण जो एरर होती है उसको भी हम बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से समाप्त कर सकते हैं, उसको भी हम बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, या और केयरफुली लेवलिंग से, और केयरफुली लेवलिंग से, ये आपके आराम से इसको उतार लीजिए, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब ये चीज़ें लगभग आपके थ्योरेटिकल पोर्शन आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है, लास्ट टॉपिक और आ रहा है इसके बाद, उसके बाद थर्ड लाइट जिससे एग्जाम मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं लगभग हो चुका है आपके, बस आपको क्वेश्चन निकालने हैं, बस आपको क्वेश्चन निकालने। तो एक बार रिपीट करा दूं, रिपीटिशन मेथड, वर्नियर की इसेंट्रिसिटी के कारण जो एरर आएगी उसको कैसे करोगे, बोथ वर्नियर से, लाइन ऑफ साइट को बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से, मैन स्केल की प्लेट के विभिन्न भागों पर पाठ्यांक पढ़ने से प्लेट पर अंकित पाठ्यांक की एरर है वो समाप्त हो जाती है, विलोपित हो जाती है, मतलब एलिमिनेट हो जाती है। प्लेट खिसक जाने की एरर, प्लेट इधर उधर खिसक जाए, स्टेशन की स्थिति बदल जाने की और एरर तथा वर्टिकल एक्सेस की एरर, वर्टिकल एक्सेस की एरर इसे रिपीटिशन मेथड से सॉल्व नहीं की जा सकती, सॉल्व नहीं की जा सकती। चलिए अब चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, अपन थर्ड लाइट के लास्ट टॉपिक पे, जहाँ से अपने क्वेश्चन होते हैं। इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, बस एमसीक्यू निकालिए आप, और डिटेल में जो डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं बंदे जो अभी, उनके लिए भी सर्वे बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, थ्योरेटिकल भी स्टार्ट होने वाली है। एक बार ये बैच कंप्लीट हो जाए, बाद में बीच में टाइम निकलते ही उन क्लासों को भी आना शुरू हो जाएंगे, वो भी डिप्लोमा और बीटेक वाली भी। चलिए अब है अपने नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लाइट की मुख्य अक्षें, एक्सिस, कौन कौन सी इसकी एक्सेस होती हैं, तो वो देखिए आप कौन कौन सी इसकी एक्सेस होती हैं, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं। सीधा एक डायग्राम आपको याद रखना है, इससे आपको और कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। प्लेट लेवल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, लाइन ऑफ साइट, या अभी समझा दूंगा बस देखते लिखते जाओ, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसको कभी कभी ट्यूनियन एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है दोनों, ये हो गया।
एलिडेड एक्सेस इसको बोलते हैं एलिडेड एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे एरो लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ एलिडेड एक्सेस, एक्सेस या बबल ट्यूब एक्सेस, एक्सेस। ठीक है, बबल ट्यूब एक्सेस। अब देखो ये सारे एक्सेस कैसे हैं, मैंने आपको बताया था थ्रोडलाइट के हमारे जो पार्ट था वो 3 डिवाइड भागा था आपने, नीचे सबसे बेस प्लेट, ऊपर वाला, ऊपर 3 अपन ने। ठीक है, ऊपर प्लेट में ऊपर सर्कल था, यहाँ लगा हुआ था, और यहाँ पे बबल ट्यूब थी ऊपर। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एडजस्टमेंट, तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस कुछ ऐसी थी, ये वर्टिकल एक्सेस है, और ये आपका टेलीस्कोप था, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो रही थी। लाइन ऑफ साइट आपने देखा था वहाँ पे जब थोड़ा बताया था, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। तो ये तीनों आपस में सारा परपेंडिकुलर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे देखो, ये होगी आपकी लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये होगी आपकी वर्टिकल एक्सेस, और नीचे बेस प्लेट था, प्लेट लेवल एक्सेस, ये प्लेट लेवल एक्सेस, और ये क्या है आपकी बबल ट्यूब एक्सेस। यहाँ पे बबल लगा हुआ था उसको सेट करने के लिए, तो बबल ट्यूब एक्सेस। अब देखो क्या होता है बबल ट्यूब एक्सेस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें सारी एक्सों के अंदर आपसे रिलेशन पूछता है आपस में, कि भाई इनमें आपस में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है आप सबसे। तो आपस में रिलेशन पूछेगा, तो उस रिलेशन को याद करने के लिए तो आप सारों को रटोगे तो भूल जाओगे, सबको रटोगे तो भूल जाओगे। आपको सिर्फ एक चार्ट याद रखना है, ये चार्ट याद रखना है आपको, बस सिर्फ आपको पता है, भूल जाओ तो अपने दिमाग में अगर ये चीज़ें भूल जाओ लिखना कि मैं कैसे लिखूं, तो एग्जाम में आप सिर्फ एक 3 पेन आपके परपेंडिकुलर सिस्टम रखना। तो आपको पता है कि वर्टिकल एक्सिस मेरी क्या होती है, सीधी खड़ी वर्टिकल एक्सिस होती है, तो वर्टिकल उधर था लाइन को मैं समझ गया वर्टिकल एक्सिस है। ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, तो ये तो वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस करने में। और दूरबीन को मैं ऐसे देखता हूँ, तो मेरी क्या होगी लाइन ऑफ साइट या इसको लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन में क्या अंतर होता है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें क्या होता है। अब देखो इनमें आपस में रिलेशन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना। तो रिलेशन आपको खुद को दिख रहा है, तो सर रिलेशन हमें ये दिख रहा है कि एक एलिडेड एक्सेस और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, एलिडेड एक्सेस और लाइन ऑफ साइट एक दूसरे के पैरेलल हैं। लाइन ऑफ साइट और एलिडेड एक्सेस एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, बाकी सभी एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कुछ भी आ जाए बस हमें याद नहीं करना, हमें याद करना है बस सिर्फ लाइन ऑफ साइट वाला, कि लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन जो क्या है बबल ट्यूब और एलिडेड एक्सेस के पैरेलल है, बाकी सभी कुछ भी पूछे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बस आपको एक याद रखना है, लाइन ऑफ साइट और एलिडेड एक्सेस क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, बाकी सभी क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चाहे आप इस चीज को देख लो, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन क्या है एक दूसरे के, एलिडेड एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, बाकी सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये चेक क्या कैसे किया जाता है, वर्टिकल इंडेक्स आर्क टेस्ट से इसको चेक किया जाता है। हॉरिजॉन्टल एंगल, अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेस दूसरा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखो कुछ टेस्ट है जो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, हॉरिजॉन्टल एक्सेस वर्टिकल एक्सेस के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये किस टेस्ट से पता कहता है, ये कहता है स्पायर टेस्ट से। किससे? स्पायर टेस्ट से। और वर्टिकल एक्सेस तीसरा है आपका, वर्टिकल एक्सेस परपेंडिकुलर है किसके, प्लेट लेवल एक्सेस के। तो ये टेस्ट किससे कहता है, ये आपको कहता है प्लेट लेवल टेस्ट से। प्लेट लेवल टेस्ट से अपने को ये चीज का पता किया जाता है, प्लेट लेवल टेस्ट का, कि वर्टिकल एक्सेस हमारी
प्लेट लेवल एक्सेस के। तो ये तीन आपको रिलेशन आपस में याद कर लेने, ये तीन रिलेशन आपको आपस में याद कर लेने। तो आपको मुख्य अक्ष सारी याद होगी, मुख्य अक्ष सारी याद होगी। आपको मैंने इससे पहले जो एरर बताई थी वो सारी याद हो गई हैं। बस आपको पढ़ लेना है, इससे थर्ड में कुछ भी नहीं है। इसी से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित ही टैकोमीटर है, इस और कुछ भी नहीं है, थर्ड का ही हिस्सा है टैकोमीटर है। थर्ड क्या काम आ रहा है? हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल नापने काम आ रहा है, हॉरिजॉन्टल और लाइन को परलॉन्गिंग करने के काम आ रहा है। और अब उसमें जो स्टेडी लगा हुआ था वो नॉर्मल स्टेडी लगाता है। अब इसमें अपन जब टैकोमीटर स्टेडी लगा देंगे तो टैकोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टैकोमीटर बन जाएगा। और उससे अपन क्या कर सकते हैं? टैकोमीटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं विदाउट चेन और टैप के। किसके? विदाउट चेन और टैप के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। इससे सिर्फ छोटे से कुछ पॉइंट है, बहुत छोटा चैप्टर है टैकोमीटर का, वहां से आपको उसके बाद कर लेंगे अपन। थर्ड से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना सही मैटर आप याद रख लीजिए, इतना है सफिशिएंट है। जब ये मैटर आपको सारा याद हो जाए कि भाई हमें ये सारा मैटर आ रहा है, इससे सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तब आप दूसरे मैटर की तरफ जाइए। पहले इस मैटर को कंप्लीट याद कीजिए और आराम से मैं कह सकता हूँ कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे और सब चीज़ें आपको परफेक्ट समझ में आ रही हैं। समझते रहिए। अक्ष हैं ये सब आपकी मुख्य अक्ष पूरे थर्ड लाइट को अपन ने लाइनर में कंफ्यूज कर लिया, चेंज कर लिया है, जिसमें ये वर्टिकल एक्सिस होगी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, टर्न एक्सिस होगी, ये आपकी लाइन ऑफ साइड होगी। ये दिखाया हुआ डायग्राम है इसलिए क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर इसलिए दिखाया गया ऐसा। समझ गए? क्लियर है बात ये। और ये एलटी एक्सिस बबल ट्यूब एक्सिस, जो बबल लगी रहती है ऊपर, एक बबल यहाँ भी लगी हुई थी, वो प्लेट लेवल ये हॉरिजॉन्टल सर्कल को एक्सेस हॉरिजॉन्टल सर्कल को एडजस्ट करने के काम आ रही थी। और ये अपनी वर्टिकल सर्कल, यहाँ पर वर्टिकल सर्कल लगा रहता था, आपने देखा था ये चीज़, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने सब चीज़ समझी हुई है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल से, यहाँ से इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्का मत लेना। यहाँ से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आता है, 101% क्वेश्चन इन एक्सिस से क्वेश्चन आता है आपसे। हो सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एलजेड एक्सिस की होती है, क्या होती है? परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो आपको बताना है क्या होती है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेरी लाइन ऑफ साइट जो होती है एलजेड एक्सिस के या बबल ट्यूब एक्सिस के पैरेलल होती है। मेरी लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन किसके? एलजेड एक्सिस के पैरेलल होती है। बाकी में आपस में सारे संबंध मेरे परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू वर्टिकल एक्सिस पूछ ले, चाहे वो लाइन ऑफ साइट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछ ले, चाहे वो प्लेट लेवल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछ ले, चाहे वो प्लेट एक्सिस से लाइन ऑफ साइट एक्सिस पूछ ले, चाहे वर्टिकल एक्सिस से लाइन ऑफ साइट पूछ ले, चाहे वर्टिकल एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले वो, चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपका एलजेड एक्सिस पूछ ले या आपका वर्टिकल एक्सिस से एलजेड एक्सिस पूछ ले, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। एक याद रखना है, लाइन ऑफ साइट टू एलजेड एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बस ये आपका थर्ड लाइट में इतनी सी कहानी है थर्ड लाइट के अंदर आपके। बस थर्ड लाइट आपका कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और टफ लग रहा था, जितना जरूरी था आवश्यकता उतना मैंने आपको करा दिया है। अब इसके चैप्टर आपके रह रहे हैं सिर्फ टैकोमीटर, जो मैं कह रहा हूँ एक ही लेक्चर का है, बस वो 20 से 25 मिनट का लेक्चर का है टैकोमीटर। उसके बाद सिर्फ ट्रैवर्सिंग और करव रह रहा है। उसमें भी जो आपका सिलेबस है डिप्लोमा वालों के उसमें कम है, ऐसा मतलब डीपली नहीं, करव में भी डीपली नहीं दे रखा, सिर्फ वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल करव जो आपको नॉर्मल सेट दे रखे हैं तो वो मैं आपको करा दूंगा करव को। और ट्रैवर्सिंग इसके बाद 5 से 6 लेक्चर मुश्किल सर्वे लगनी है, सर्वे अपनी खत्म होने वाली है, पूरी सर्वे पोर्शन खत्म हो रहा है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। और साथ में हो सकता है कि नए सब्जेक्ट के साथ साथ अपन मॉर्निंग में भी एक सब क्लास स्टार्ट कर दें, नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता है, अगले दोनों सब्जेक्ट एक साथ दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो ठीक हो सकता है। पहले वही सब्जेक्ट लिए जाएंगे जो टफ हैं और बड़े हैं, पहले मैं उन्हीं सब्जेक्ट को उठा रहा हूँ जो लंबे चलने वाले हैं, ताकि लास्ट में हमारे पास टाइम कम बचेगा तो वो सब्जेक्ट सिर्फ 8-10 दिन के रहेंगे। तो इसलिए ये मत टेंशन लेना कि सर सब्जेक्ट मंथ निकल गया। सर्वे ही खुद अपने आप में बहुत बड़ी थी और आपने सर्वे आपने खुद देखा, इसमें रटने वाला ऐसा कुछ नहीं था, ज़्यादा समझने वाला था। इसलिए अगर इसको अपन घास काटते हुए चलते तो कोई मतलब नहीं था। जितना कम पढ़ा है लेकिन अपन ने अच्छा पढ़ा है, कम पढ़ा है अच्छा पढ़ा है। और आपको पता रहता है कम नॉलेज अच्छा होना चाहिए, नॉलेज भले ही कम हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, वही काम आएगा। भरपूर नॉलेज लेकिन वो पूरा नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। जितना है आपके पास उससे क्वेश्चन निकालिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। अब इसके बाद जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा सिलेबस है,
उसको उठाएंगे। फिर लास्ट में जो थ्योरी के सब्जेक्ट जो 8-10 दिन के हैं वो तो सारे 3-4 सब्जेक्ट हैं, वो तो 1 महीने के अंदर ही कवर हो जाएंगे। जो लेंथी सब्जेक्ट है जैसे ये हो गया, और एस्टिमेट बहुत छोटा सा है। अब सर्वे को एसएम है, थोड़ा लंबा चल सकता है, और इरिगेशन है, थोड़ा लंबा चल सकता है ये भी, क्योंकि ये थ्योरियल सब्जेक्ट हैं जो समझाने पड़ते हैं और थ्योरी के हैं, तो ये थोड़े लंबे चल सकते हैं। तो बस बाकी सर्वे मेन ज़्यादा टफ था, सबसे ज़्यादा लंबा सर्वे ही था आपके, और इससे क्वेश्चन भी 8-10 क्वेश्चन मैटर करते हैं। तो आराम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ये भी लगभग 70-80% आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहिए इसकी, और सर्वे हो जाने के बाद हर 6 से 7 दिन में आपको रिवीजन करना है। हर 6 से 7 दिन में अगर आपने सर्वे रिवीजन नहीं किया तो अपन जब चौथा या 5वां सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो सर्वे आपके दिमाग से साफ हो चुकी होगी। सर्वे आपके दिमाग से बिल्कुल जीरो साफ हो चुकी होगी। इसलिए कह रहा हूँ हर जो भी चीज़ पढ़ी जा रही है 5 से 6 दिन बाद उसको रिवाइज करते रहो। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सर कॉपी वजन लगता है, नहीं पढ़ा जाता, MCQ निकालो, वहाँ फंसोगे, नोट्स पे आओगे, फिर वहाँ से डाउट क्लियर होंगे। MCQ निकालो, वहाँ फंसोगे जितनी। और एक सबसे बड़ी बात सर कहता है, सर बुक कौन सी पढ़े? बुक जो आपके पास है वो सबसे अच्छी बुक है। अभी फिलहाल में जो आप पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी बुक है MCQ की, ऑब्जेक्टिव की, वो सबसे बेस्ट है। कोई ये नहीं है कि सर वो दूसरे वाला अघोर पढ़ रहा है तो मैं अघोर ले आता हूँ, दूसरे वाला VS मूर्ति पढ़ रहा है तो वो अच्छी होगी, तीसरा गुप्ता पढ़ रहा है तो मैं गुप्ता ले आता हूँ, चौथा यूथ पढ़ रहा है तो नहीं। सब में वही MCQ बुक का मतलब क्या है? बुक क्यों पढ़ाई जा रहा है? MCQ क्यों निकलवाए जा रहे हैं? कोई गारंटी नहीं है कि MCQ सारे बुकों से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं। आपको MCQ इसलिए प्रैक्टिस करने दी जा रही है कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन इन थ्योरी में से कैसे बनता है। अब आप इसको रटे जाओगे तो आप क्वेश्चन आए कैसे समझ में आएगा? जब आप MCQ निकालते हो तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चनों का पैटर्न क्या रहता है, और वो सब बुकों में लगभग सेम रहता है। तो इसलिए ये मत समझिए कि बगल वाले के पास दूसरी बुक है तो मेरे पास में पीछे रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपके पास जो बुक है वही आपको सिलेक्शन दिला देगी। बस सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर जोर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको मालूम लग जाता है कि पिछले साल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस पैटर्न से उठ के आ रहे हैं, तो इस पैटर्न वही पैटर्न को फॉलो करेगा। पैटर्न को नहीं तो पैटर्न मालूम पड़ जाता है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड बनाता है। ये तो बुक है, अब बोर्ड कैसे क्वेश्चन बना रहा है तो वो हमें मालूम पड़ जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है। जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपन निकालते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि आप वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं जो JEE एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब आपके लिए वो एग्जाम बहुत इजी हो गया। मतलब जब पिछली बार 2016-17 में जो एग्जाम JEE के क्वेश्चन आ रहा था तो उससे मैं आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे लिए JEE हार्ड नहीं है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर जोर देता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप होता जाएगा। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, और कॉन्फिडेंस अप होगा तो आपके ऑटोमेटिक तैयारी करने का मन ज़्यादा करेगा और अच्छी तैयारी लेवल की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और प्लीज़ सपोर्ट शेयर जरूर करें। ये थोड़ी सी अभी कमी है, सपोर्ट और शेयर दोनों में ही कमी आ रही है। थैंक यू सो मच।